स्क्रीन दिख रहा है? हम्म, ठीक है, तो हम लोग 16 चैप्टर कर चुके थे, आज हम लोगों को 17 चैप्टर करना है, ठीक है। तो दिस 17 चैप्टर इज ब्रीदिंग एंड एक्सचेंज ऑफ गैसेस, ठीक है। ब्रीदिंग का मतलब आप समझ रहे हैं, सांस लेना और सांस छोड़ना भी, उस प्रोसेस को हम लोग बोलते हैं। एक्सचेंज ऑफ गैसेस कहने का मतलब सेल्यूलर और टिश्यू लेवल पे क्या चल रहा है, ठीक है, किस तरीके से गैसेस एक्सचेंज होते हैं। तो इस चैप्टर में हम लोग पढ़ेंगे क्या, रेस्पिरेटरी ऑर्गन्स के बारे में पढ़ेंगे। अलग अलग ऑर्गेनिजम्स में अलग अलग रेस्पिरेटरी सिस्टम होता है, ऑर्गन्स होते हैं, ठीक है। फिर पढ़ेंगे मैकेनिज्म ऑफ ब्रीदिंग क्या है, गैसेस एक्सचेंज कैसे होता है, फिर गैसेस ट्रांसपोर्ट कैसे होता है, फिर ये रेस्पिरेशन का रेगुलेशन कैसे होगा, ठीक है, कौन कौन से एलिमेंट्स इन्वॉल्व हैं। और फाइनली रेस्पिरेटरी सिस्टम में भी डिसऑर्डर्स आएंगे तो कौन कौन सी बीमारियां होंगी, ठीक है। So as you have read earlier, oxygen is utilized by the organisms to indirectly break down nutrient molecules like glucose and to derive energy for performing various activities, ठीक है। तो हम लोग रेस्पिरेशन वाले चैप्टर में देखे थे कि किस तरीके से ऑक्सीजन का यूज करके जो न्यूट्रिएंट मॉलिक्यूल्स होते हैं उसको आप ब्रेक डाउन करते हैं, फिर वो एटीपी सिंथेसाइज होता है, फिर वो एटीपी जो सिंथेसाइज होगा वो अलग अलग एक्टिविटीज में ऑर्गेनिज्म यूटिलाइज करता है, ठीक है। तो ये तो ऑक्सीजन का। कार्बन डाइऑक्साइड विच इज हार्मफुल इज ऑल्सो रिलीज ड्यूरिंग द अबव कैटाबोलिक रिएक्शन, ठीक है। तो कहने का मतलब ऑक्सीजन की यूटिलिटी तो दिख रही है, कार्बन डाइऑक्साइड हमारे सिस्टम के लिए हार्मफुल है, बट ये गैस भी रिलीज हो रहा है, ठीक है। So it is therefore evident that oxygen has to be continuously provided to the cells and carbon dioxide produced by the cells have to be continuously pushed out of the system। कहने का मतलब सिस्टम तो कंटिन्यूअसली चल रहा है, ऑक्सीजन आपको देते रहना होगा सेल्स को, ठीक है, अगर आपको एनर्जी बनाना है, ठीक है, एट सेल्यूलर लेवल। और कार्बन डाइऑक्साइड को क्योंकि वो बाई प्रोडक्ट के रूप में या फिर एक्सचेंजेस के रूप में वो उत्पन्न हो रहा है तो उसको आपको सेल से बाहर करना पड़ेगा, ठीक है। तो कहने का मतलब दिस इज गिव एंड टेक रिलेशनशिप, ऑक्सीजन आ रहा है तो CO2 जा रहा है। सो दिस प्रोसेस ऑफ एक्सचेंज ऑफ ऑक्सीजन फ्रॉम द एटमॉस्फेयर विद CO2 प्रोड्यूस्ड बाय द सेल्स इज कॉल्ड ब्रीदिंग। तो इसी प्रोसेस को हम लोग ब्रीदिंग बोलते हैं। तो ब्रीदिंग में हो क्या रहा है कि आपने एटमॉस्फेयर से ऑक्सीजन लिया और उसको अब सेल्स इस्तेमाल कर रहे हैं, एटीपी प्रोड्यूस हो रहा है, ठीक है, वो एनर्जी यूटिलाइज करेगा और साइमल्टेनियसली इस प्रोसेस में जो कार्बन डाइऑक्साइड प्रोड्यूस करेगा सेल वो एटमॉस्फेयर को वापस दे दिया जाएगा, ठीक है। तो दिस इज द एक्सचेंज ऑफ गैसेस, ऑक्सीजन एंड कार्बन डाइऑक्साइड। तो इसी को हम लोग, इसी आदान प्रदान को हम लोग क्या बोलते हैं, ब्रीदिंग बोलते हैं, विच इज कॉमनली नोन एज रेस्पिरेशन, ठीक है। तो अब यहाँ पे एक एक्टिविटी बोला है कि प्लेस योर हैंड्स ऑन योर चेस्ट, आप रख सकते हैं। आप देखिएगा थोड़ी देर में क्या होगा कि आपका चेस्ट जो है ऊपर नीचे कर रहा है, ठीक है, अप एंड डाउन। सो यू नो दैट इट इज ड्यू टू ब्रीदिंग, ठीक है। आप सांस ले रहे हो, छोड़ रहे हो, ये उसी का नतीजा है कि चेस्ट इज मूविंग अप एंड डाउन। बट सवाल ये उठता है कि हम ब्रीथ कैसे करते हैं, व्हाट इज द मैकेनिज्म ऑफ ब्रीदिंग, हाउ डू वी ब्रीथ, सांस आखिर हम कैसे लेते हैं, सांस आखिर हम कैसे छोड़ते हैं, इसको समझना है आपको। So the respiratory organs and mechanism of breathing are described in the following sections of this chapter। उसी को हम लोग समझेंगे। तो जो पहला टॉपिक है इस चैप्टर का वो है रेस्पिरेटरी ऑर्गन, ठीक है, मतलब अलग अलग ऑर्गेनिजम्स में किस तरह का मैकेनिक्स है। So mechanisms of breathing vary among different groups of animals depending mainly on their habitats and levels of organization, ठीक है। तो कहने का मतलब है जैसा हैबिटेट होगा और जिस तरह का ऑर्गेनाइजेशनल लेवल होगा एनिमल में, उस हिसाब से उनका मैकेनिस्टिक है, मतलब मैकेनिज्म्स, एवोल्यूशनरी जो मैकेनिज्म्स डेवलप हुआ है उनका सांस लेने का, ठीक है। जैसे कि आप अगर
लोअर इन्वर्टिब्रेट की बात करें, जैसे कि स्पॉन्जेस हो गए, सिलेंटरेटा हो गया, फ्लैटवर्म्स हो गया, ठीक है, तो ये लोअर एनिमल्स हैं। तो ये क्या करते हैं, ये सिंपली डिफ्यूजन मेथोडोलॉजी से आपका गैसियस एक्सचेंज पूरा कर ले, ठीक है। सो दीज lower organisms exchange oxygen with carbon dioxide by simple diffusion over their entire body surface। कहने का मतलब सारा का सारा बॉडी सरफेस इज एक्सपोज्ड टू दिस प्रोसेस, ठीक है, ऑफ गैसियस एक्सचेंज। और डिफ्यूजन आप समझ रहे हो, हाँ, हायर कॉन्सेंट्रेशन से लोअर कॉन्सेंट्रेशन की तरफ मूवमेंट होता है, ठीक है। तो बेसिक वही चीज आपको समझना है यहाँ पर। अब यहाँ पे देखिए दूसरा जो है ऑर्गेनिज्म, जैसे अर्थवर्म हो गया आपका, ठीक है, केंचुआ, इसको आप देखे होंगे, इसका जो क्यूटिकल होता है वो मॉइस्ट होता है, ठीक है। और इंसेक्ट्स दे हैव अ नेटवर्क ऑफ ट्यूब्स, जिसको हम लोग ट्रैकियल ट्यूब्स बोलते हैं, तो ये सब हम लोग पढ़ चुके हैं, ठीक है। सो दीज सिस्टम्स विल ट्रांसपोर्ट एटमॉस्फेरिक एयर विद इन द बॉडी। तो इनमें ये है, इंसेक्ट्स में आपको ट्रैकियल ट्यूब्स हो गया, अर्थवर्म्स में क्यूटिकल हो गया। उसी तरह स्पेशल वैस्कुलराइज्ड स्ट्रक्चर्स कॉल्ड गिल्स आर यूज्ड बाय मोस्ट ऑफ द एक्वेटिक आर्थ्रोपोड्स एंड मोलस्क, ठीक है। तो मोलस्का क्या इस्तेमाल कर रहा है, गिल्स इस्तेमाल कर रहा है। जो पानी में आर्थ्रोपोड रहते हैं वो क्या इस्तेमाल कर रहे हैं, गिल्स इस्तेमाल कर रहे हैं, ठीक है। एंड जो टेरेस्ट्रियल जमीन पे जो ऑर्गेनिजम्स रहते हैं, दे हैव डेवलप्ड वैस्कुलराइज्ड बैग्स कॉल्ड लंग्स, ठीक है, फॉर एक्सचेंज ऑफ गैसेस। जैसे हम लोग लंग्स है हमारे पास, तो आप देख रहे हो यहाँ पे अलग अलग तरह के रेस्पिरेटरी ऑर्गन्स है। सो अमंग वर्टिब्रेट्स फिशेस यूज गिल्स, तो मछलियों में आपको गिल्स मिलेगा। रेप्टाइल्स, बर्ड्स एंड मैमल्स दे रेस्पायर थ्रू लंग्स, ठीक है। एम्फीबियंस लाइक फ्रॉग्स, मेढक जो है ये क्या करता है, दे कैन रेस्पायर थ्रू देयर मॉइस्ट स्किन ऑल्सो, ठीक है। ये हम लोग पढ़े थे, समझ में आ रही है बात। उसी तरह जो मैमल्स होते हैं दे हैव अ वेल डेवलप्ड रेस्पिरेटरी सिस्टम। तो कहने का मतलब है यहाँ आपको मैच द फॉलोइंग वाले क्वेश्चन ये लोग बनाते हैं, क्योंकि यहाँ बहुत सारा है। आपसे पूछेगा स्पंजेस कैसे हो रहा है, तो डिफ्यूजन से। सिलेंटरेटा में कैसे है रेस्पिरेशन, डिफ्यूजन से। प्लेटफॉर्म में कैसे है, डिफ्यूजन से। अर्थवर्म में कैसे है, तो क्यूटिकल से। इंसेक्ट्स में कैसे है, तो ट्रैकियल ट्यूब से। मोलस्का में कैसे है, तो गिल से। एक्वेटिक आर्थ्रोपोड में कैसे है, तो गिल से। रेप्टाइल, बर्ड्स और मैमल्स में कैसे है, तो लंग्स से, ठीक है। फ्रॉग्स तो मॉइस्ट स्किन, ठीक है। तो कहने का मतलब है कि मैकेनिज्म कुछ भी हो सकता है, लंग से हो सकता है, स्किन से हो सकता है। ये एम्फीबियंस जो मतलब पानी में भी रह सकते हैं और जमीन पर भी रह सकते हैं, ठीक है। तो डुअल मोड ऑफ लिविंग है इनका, ठीक है। तो मॉइस्ट स्किन से भी ले सकते हैं, लंग से भी ले सकते हैं। और हाँ, जो मैमल्स हैं दे हैव गॉट अ वेल डेवलप्ड रेस्पिरेटरी सिस्टम। तो ऑब्वियसली यहाँ से क्वेश्चन बन सकता है, काफी अच्छा है। अब देखते हैं ह्यूमन रेस्पिरेटरी सिस्टम, ठीक है। तो ये जो पहला वाला सेक्शन था वहां से मैच द फॉलोइंग वाले क्वेश्चंस काफी कॉमन है, तो मैं यहाँ लिख देता हूँ मैच द फॉलोइंग। आजकल ट्रेंड हो गया है मैच द फॉलोइंग वाले क्वेश्चन पूछने, क्यों, क्योंकि वो पेपर को लेंदी बनाता है, ठीक है, क्योंकि आपको चारों ऑप्शन पढ़ना होगा, ठीक है। पहले तो दोनों पढ़िए, दोनों कॉलम, उसके बाद चारों ऑप्शन पढ़ना होगा, फिर देखना होगा कि कौन मैच कर रहा है, ठीक है। तो इट टेक्स टाइम बट इट इज इजी, बट इट टेक्स टाइम, ठीक है। नेक्स्ट देखिए, ह्यूमन रेस्पिरेटरी सिस्टम। We have a pair of external nostrils opening out above the upper lips। अब आपको खुद को फील करना है यहाँ पे, अगर आपको समझना है कि हमारा रेस्पिरेटरी सिस्टम कैसे है, तो आपको देखना होगा आपकी दोनों नासिकाएं हैं, ठीक है। अपर लिप्स के ऊपर नाक है आपका, पेयर ऑफ एक्सटर्नल नॉस्ट्रिल्स, ठीक है। ये आप देखिए, इट लीड्स टू अ नेजल चेम्बर थ्रू द नेजल पैसेज। अब आप इमेजिन कीजिए कि ये जो नॉस्ट्रिल्स है, इसके अंदर आपका जब आप मूव कीजिएगा तो इट लीड्स टू चेम्बर, ठीक है। द नेजल चेम्बर देन फर्दर ओपन्स इनटू फेरिंग्स। वो कहाँ गया, अंदर अंदर फेरिंग्स में गया। ये फेरिंग्स क्या था, कल ही हम लोग पढ़े थे, परसों,
कि this pharynx is a portion of which is the common passage for food and air, मतलब एलिमेंट्री कैनाल और ये जो रेस्पिरेटरी सिस्टम का वो कॉमन पाथवे, ठीक है। तो नाक से आप हवा ले रहे हैं वो भी जाएगा वहां, मुंह से खाना ले रहे हैं वो भी जाएगा फेरिंग्स में, तो वो एक जंक्शन है, ठीक है। अब जंक्शन के बाद अलग अलग चीजें होंगी, ठीक है। अब यहाँ देखिए, द pharynx opens into the larynx region into the trachea, ठीक है। तो यह फेरिंग्स कहाँ जा रहा है, लैरिंग्स वाले एरिया। अब यहाँ पे डायग्राम भी आपको देखना पड़ेगा। ये आपका एपिग्लॉटिस एरिया है, जो फ्लैप आपने देखा था, जो कि खाने को इधर आने नहीं देता है इस रेस्पिरेटरी सिस्टम वाले एरिया में, ठीक है। दिस इज द एपिग्लॉटिस। ये आपका हो गया लैरिंग्स, ठीक है। यही फेरिंग्स वाला, फेरिंग्स कॉमन पाथवे है, इसका फ्लैप हो गया एपिग्लॉटिस, और ये अब आपका इधर आ रहा है नीचे की तरफ, ये आपका लैरिंग्स जोन, ठीक है। और फिर लैरिंग्स के बाद आपका ट्रैकियल जोन आ गया, सो दिस इज ट्रैकिया, ये वाला पोर्शन, ठीक है। तो व्हाट इज लैरिंग्स, आपसे ये पूछा जाएगा, ठीक है। यहाँ एपिग्लॉटिस तो आप समझ गए, पिछले चैप्टर में आपने पढ़ा था कि घोटने के समय खाना इस तरफ ना आ जाए, इसलिए एक तरह का फ्लैप है जो कि उसको रोकता है। So larynx is a cartilaginous box which helps in sound production and hence it is called the sound box of the human system, ठीक है। तो एक तरीके से समझिए कि ये साउंड बॉक्स की तरह काम कर रहा है, क्योंकि ये साउंड प्रोड्यूस करता है, ठीक है। So larynx helps in production of sound, so it is referred to as the sound box. ये पूछ सकता है आपसे क्वेश्चन, व्हाट इज साउंड बॉक्स, इसको हम लोग बोलते हैं, ये वाला एरो कर दिया मैंने ताकि आप याद रखें, साउंड बॉक्स लैरिंग्स को बोलते हैं। ड्यूरिंग swallowing, glottis can be covered by a thin elastic cartilaginous flap called epiglottis to prevent the entry of food to the larynx। तो यही आप बता रहे थे, ये जो एपिग्लॉटिस है, जब आप खाना को swallow कर रहे हैं, घोंट रहे हैं, तो क्या होगा, ये जो ग्लॉटिस एरिया है, इसके ऊपर एक फ्लैप है, कार्टिलेजिनस फ्लैप पतला सा, जिसको हम लोग एपिग्लॉटिस बोलते हैं। ये एपिग्लॉटिस करता क्या है, ये खाने को इस एरिया में आने नहीं देगा, वो जाएगा एलिमेंट्री कैनाल, ओइसोफेगस में जाएगा, ठीक है। वो इस ट्रैकियल सिस्टम में नहीं एंटर करेगा, ठीक है, लैरिंग्स पार्ट में नहीं आने देगा। अब आइए लैरिंग से नीचे जब आप उतरे तो ट्रैकियल है, तो दिस ट्रैकिया इज अ स्ट्रेट ट्यूब एक्सटेंडिंग अप टू द मिड thoracic cavity which divides at the level of fifth thoracic vertebrae into right and left primary bronchi, ठीक है। अब देखिए यहाँ पे क्या है, ये सब एनाटॉमिकल फीचर्स, ठीक है। तो अभी आपको जस्ट इमेजिन करना पड़ेगा, क्योंकि यहाँ पे आपको खोल के सिस्टम को दिखाया नहीं जा सकता है जैसे मेडिकल स्कूल में दिखाया जा रहा है। तो हम लोग इमेजिनेशन सिस्टम का इस्तेमाल करेंगे कि आप इमेजिन कीजिए कि ये सारी चीजें हो रही हैं, ठीक है। तो अब जब आप ये ट्रैकिया जो है, ये जो हिस्सा आप देख रहे हैं यहाँ पे, ये क्या है, ये एक सीधा ट्यूब है, स्ट्रेट ट्यूब, ठीक है। ये कहाँ तक आ रहा है, तो मिड थोरासिक कैविटी तक आ रहा है, और फिर वहां पे जाके वो डिवाइड कर जा रहा है, देखिए यहाँ पे डिवाइड कर रहा है इस एरिया, ठीक है। सो इट इज डिवाइडिंग एट द लेवल ऑफ फिफ्थ thoracic vertebrae into the राइट एंड लेफ्ट प्राइमरी ब्रोंकाई। तो यहाँ पे अब आप देख रहे हैं, यहाँ पे वो डिवाइड कर गया, एक इधर गया एक इधर गया, तो लेफ्ट और राइट प्राइमरी। अब आपसे क्वेश्चन यहाँ पूछा जाएगा, ये जो ट्रैकिया है वो किस वर्टिब्री पे डिवाइड करता है, तो दिस क्वेश्चन कैन बी आस्क्ड, फिफ्थ thoracic vertebrae, ठीक है। तो आ गया यहाँ से टूटने के बाद ये प्राइमरी और लेफ्ट और राइट प्राइमरी ब्रोंकाई, प्राइमरी का मतलब जैसे आप प्राइमरी रूट पढ़े थे ना, वैसे ही इमेजिन कीजिए कि आपका वो मेन रूट आ रहा है, तो दैट इज कॉल्ड प्राइमरी ब्रोंकाई, ठीक है। उसके बाद क्या होगा, फर्दर each of these primary bronchi will undergo repeated divisions to form secondary and tertiary bronchi and bronchioles ending up in very thin terminal bronchioles। कहने का मतलब अब यहाँ पे देखिए, इतना एक्सटेंसिव रिपीटेड डिविजन हो रहा है। ये डायग्राम देखिए, ये वाला पार्ट छोटे छोटे निकले, तो प्राइमरी से सेकेंडरी निकले, सेकेंडरी से टर्शरी निकलेगा, फिर धीरे धीरे आपको यहाँ देखिए टर्मिनल ब्रोंकायोल्स आपको मिल रहे हैं, ठीक है। तो प्राइमरी ब्रोंकाई हुआ जो कि खुला ट्रैकिया का दोनों तरफ लेफ्ट और राइट, तो उसके बाद वो फर्दर डिवीजन से आपका सेकेंडरी और टर्शरी ब्रोंकाई बन रहा है, और लास्ट में आपको टर्मिनल ब्रोंकायोल मिल रहा है, ठीक है। तो आप यहाँ डायग्राम देख सकते हैं, दिस इज ब्रोंकायोल्स, एक टर्मिनल मतलब एंड, ठीक है।
द ट्राकियाई, प्राइमरी, secondary, tertiary bronchi and initial bronchioles are supported by incomplete cartilage. ये जो टोटल सिस्टम है आपका ट्रैकियल सिस्टम इसको हम लोग बोलते हैं, ये टोटल ट्रैकियल सिस्टम जो है इट इज सपोर्टेड बाय इनकम्प्लीट कार्टिलेजिनस, ठीक है। ये सब आपको ट्रू फॉल्स स्टेटमेंट में पूछ सकता है, ठीक है। कंप्लीट कार्टिलेजिनस स्प्रिंग तो रॉन्ग हो जाएगा वो स्टेटमेंट, ठीक है। तो इनकम्प्लीट कार्टिलेजिनस स्प्रिंग, तो ये याद रखिए, दिस कैन बी आस्क्ड। Each terminal bronchiole gives rise to a number of very thin, irregular walled and vascularized bag-like structures called alveoli. ठीक है। अब ये जो आपका ब्रोंकायोल मिला था यहाँ से, ठीक है, ये फर्दर बहुत पतला आपका बैग लाइक स्ट्रक्चर्स, वैस्कुलराइज मतलब विच हैव वेसल लाइक स्ट्रक्चर्स, ठीक है, आप वो समझ सकते हैं सिंपल वर्ड। तो अब ये जो ब्रोंकायोल है आपको फर्दर किसको अराइज कर रहा है, अल्वियोलाई, ठीक है, ये आपका अल्वियोलाई, ठीक है। तो अब आप समझिए आपका हुआ क्या, ट्राकिया लेफ्ट एंड राइट थोरैसिक वर्टिब्री पे लेफ्ट और राइट प्राइमरी ब्रोंकायो में टूटा, उसके बाद ब्रोंकाई, सेकेंडरी ब्रोंकाई, फिर टर्शियरी ब्रोंकाई, फिर ब्रोंकायोल्स, फिर टर्मिनल ब्रोंकायोल्स एंड फाइनली टर्मिनल ब्रोंकायोल्स गिव राइज टू बैग लाइक स्ट्रक्चर्स कॉल्ड अल्वियोलाई। तो ये आपका फ्लो है, फ्लो एक के बाद एक, ठीक है। सो द ब्रांचिंग नेटवर्क ऑफ ब्रोंकाई, ब्रोंकायोल एंड एल्वियोलाई कंप्राइज द लंग। अब यहाँ पे देखिए ये वाला पार्ट लंग्स का पार्ट, ये लंग है आपका, ठीक है। कोरोना काल में सबसे ज्यादा दिक्कत लंग्स को आती है, ठीक है, निमोनिया में भी लंग्स डैमेज होता है। तो कहने का मतलब ये जो लंग्स हम जिसको बोल रहे हैं एक्चुअली में है क्या, so it is a network of bronchi, bronchioles and alveoli, ठीक है। so we have got two lungs, एक लेफ्ट तरफ एक राइट तरफ, दो लंग आपको दिख रहा है यहाँ पर, एक ये हो गया, एक ये हो गया। they are covered by a double layered pleural membrane, ठीक है। ये सब इंपॉर्टेंट है, ये आपको एकदम याद रखना पड़ेगा कि लंग्स जो है हमारा किससे कवर्ड है, प्लूरल मेम्ब्रेन, ठीक है। ये सिंगल लेयर्ड है कि डबल लेयर्ड है, तो डबल लेयर्ड है, ठीक है। तो डबल लेयर्ड है और उन दोनों लेयर के बीच में क्या पाया जाता है, तो प्लूरल फ्लूइड पाया जाता है, ठीक है। तो आपको जस्ट इमेजिन करना है, दो लेयर है, दोनों लेयर को हम क्या बोलेंगे, प्लूरा बोलेंगे, प्लूरल मेम्ब्रेन, और प्लूरल मेम्ब्रेन के बीच में आपको क्या मिलेगा, तो ये प्लूरल फ्लूइड मिलेगा, ये दोनों हो गया। अभी फ्लूइड का काम क्या है, ठीक है। तो फ्लूइड का काम आप फिजिक्स में आप समझे होंगे थोड़ा बहुत फ्रिक्शन के बारे में, ठीक है, क्लास 9-10। सो दिस प्लूरल फ्लूइड विल रिड्यूस फ्रिक्शन ऑन द लंग सरफेस। इसका काम क्या है, लंग सरफेस पे फ्रिक्शन को कम करना, स्मूथ करना, ठीक है, आसान है। उसके बाद समझिए द आउटर प्लूरल मेम्ब्रेन इज इन क्लोज कॉन्टैक्ट, ठीक है। तो यहाँ पे आप डायग्राम आप देख सकते हैं। तो आउटर प्लूरल मेम्ब्रेन, ये जो प्लूरल मेम्ब्रेन है आपका बाहर वाला, ये किसके साथ कांटेक्ट में है, is contact with the outer lining whereas the inner pleural membrane is in contact with the lung surface, ठीक है। तो आपके बाहर का तरफ का थोरैसिक लाइनिंग के साथ है कांटेक्ट में, और जो अंदर वाला पार्ट है वो लंग्स के। तो ये आप ऐसे तरह समझिए, ये वाला पार्ट जो है ये थोरैसिक के साथ बाहर वाला जो है थोरैसिक लाइनिंग के साथ है, और जो अंदर वाला है ये लंग्स के साथ टच कर रहा है। तो ये डायग्राम अब आप जब देखिएगा तब आपको समझ में आ जाएगा, ये लंग के साथ टच कर रहा है और बाहर वाला जो हो गया वो थोरैसिक लाइनिंग के साथ टच कर रहा है, ठीक है। द पार्ट स्टार्टिंग विद द एक्सटर्नल नॉस्ट्रिल अप टू द टर्मिनल ब्रोंकायोल्स कॉन्स्टिट्यूट द कंडक्टिंग पार्ट, ठीक है। अब यहाँ चीज समझना है आपको कि दो तरह का, दो हिस्सा में हम सिस्टम को बांट रहे हैं। पहला तो जो हवा को कंडक्ट कर रहा है, ठीक है, और दूसरा जो एक्सचेंज कर रहा है, गैसियस एक्सचेंज कर रहा है, ठीक है। तो नाक से आप एटमॉस्फेरिक एयर ले रहे हैं वो, ठीक है, वो हवा कहाँ जा रहा है आपका, आपके नॉस्ट्रिल से होते हुए, नेजल चेम्बर से होते हुए, ट्रैकिया सिस्टम से होते हुए, ठीक है, प्राइमरी सेकेंडरी टर्शरी ब्रोंकायोल्स तक गया, ठीक है। तो ये जो
टर्मिनल ब्रोंकायोल तक का जो एरिया है वहां तक हम क्या बोलेंगे, कंडक्टिंग पार्ट। उसके बाद आपका आता है ब्रोंकायोल्स गिव वे टू अल्वियोलाई, और फिर उनके जो डक्ट्स हुए, so these alveoli and their ducts will form the respiratory or exchange part of the respiratory। ये काफी इंपॉर्टेंट, ठीक है, ये समझना बेहद जरूरी है। एक हिस्सा जो है टर्मिनल ब्रोंकायोल्स तक वो कंडक्टिंग पार्ट है, क्योंकि हवा जा रहा है वहां तक, कंडक्ट हो रहा है। और उसके बाद जो एल्वियोलाई और उनके जो डक्ट्स हैं, एल्वियोलार डक्ट्स, वहां पे एक्चुअल काम चल रहा है एक्सचेंज का, ठीक है। सो what is the function of this conducting part? The conducting part transports the atmospheric air to the alveoli। इसका काम क्या है, हवा को अल्वियोलस तक ले जाना। और बीच में क्या करता है ये, इट क्लियर्स इट फ्रॉम फॉरेन पार्टिकल्स। मान लीजिए उसमें कुछ कचड़ा वचड़ा है, डस्ट पार्टिकल्स है, क्या करेगा वो, फिल्टर आउट कर लेगा। जैसे हमारी नाकों में ही देखिए, क्या है, बहुत सारे आपको हेयर्स मिलेंगे जो क्या करेंगे, ट्रैप करते हैं, ठीक है। उसके बाद मॉइस्ट होता है तो वो क्या करेगा, ह्यूमिडिफाई कर देगा। और क्या है, हवा को बॉडी टेम्परेचर पे लाएगा, क्योंकि बाहर का टेम्परेचर अलग है जब हवा घुस रहा है नाक से, ठीक है। लेकिन इसका काम, इस कंडक्टिंग सिस्टम का काम क्या है, हवा को बॉडीली टेम्परेचर तक लाना। तो काफी इंपॉर्टेंट काम है ये। काफी पूछ सकते हैं आपसे कि कंडक्टिंग सिस्टम जो है इसका फंक्शन क्या है, ठीक है। पहला तो ये ट्रांसपोर्ट कर रहा है एयर को अल्वियोलस तक। दूसरा, जो फॉरेन पार्टिकल्स हो सकते हैं हवा में मौजूद, उसको वो फिल्टर कर रहा है, उसको ह्यूमिडिफाई कर रहा है, मतलब उसको बॉडी टेम्परेचर पर ला रहा है, ठीक है। अब एक्सचेंज सिस्टम का क्या काम है, तो एक्सचेंज पार्ट इज द साइट ऑफ एक्चुअल डिफ्यूजन ऑफ ऑक्सीजन एंड कार्बन डाइऑक्साइड बिटवीन द ब्लड एंड द एटमॉस्फेयर। जो हमारा गैसेस एक्सचेंज है टिश्यू और एटमॉस्फेयर के बीच, वो आपका इसी पाथ में होगा, एक्सचेंज वाले पाथ, मतलब एल्वियोलाई और एल्वियोलर डक्ट उसमें पार्टिकल, ठीक है। ये काफी इंपॉर्टेंट पॉइंट है जो आपको समझना है, कंडक्टिंग एंड रेस्पिरेटरी पार्ट ऑफ द सिस्टम। एक बार फिर से हम लोग ये डायग्रामेटिक व्यू में जाते हैं। अब यहाँ पे देखिए, ये लंग्स तो आप समझ गए, ठीक है। ये आपका रिब केज हो गया, कट एंड ऑफ द रिब आपको दिख रहा है, जो कि दोनों लंग्स को होल्ड करके रखे हुए हैं। इन दोनों के बीच में आपको हार्ट दिखेगा, और फिर ये नीचे से भी एक बाउंड्री है जिसको हम लोग बोलते हैं डायफ्राम, ठीक है। तो आप देख सकते हो दोनों तरफ से आप लंग्स को देखोगे तो रिब मिल रहे हैं, नीचे से आप देखोगे तो डायफ्राम मिल रहा है, ठीक है। ट्रकिया जिस जिस जगह से डाइवर्जन हो रहा है लेफ्ट और राइट, और लंग्स दोनों लेफ्ट और राइट लंग्स के बीच में आपको हार्ट का प्लेसमेंट मिलेगा, ठीक है। तो ये है एक इमेजिनेशन ह्यूमन रेस्पिरेटरी सिस्टम। अब यहाँ पे समझने का प्रयास करते हैं कि एक्चुअली फिजिकल सेंस में लंग्स किस तरीके से बिहेव करता है। तो अगेन आपको इमेजिन ही करना है, ठीक है। इमेजिन कीजिएगा तो आपको समझ में आएगा। अब देखिए यहाँ पे क्या लिखा है, द लंग्स आर सिचुएटेड इन द थोरैसिक चेम्बर व्हिच इज एनाटोमिकली एंड एयर टाइट चेम्बर, ठीक है। तो कहने का मतलब है, अब थोरैसिक चेम्बर इज अ बायोलॉजिकल एंटिटी, ठीक है, क्योंकि लिविंग टिश्यू का बना हुआ है, और उसको हम लोग कंपेयर कर रहे हैं एयर टाइट चेम्बर विच इज अ फिजिकल कॉन्सेप्ट। कहने का मतलब उसमें हवा नहीं है, ठीक है, एयर टाइट है। द thoracic chamber is formally dorsally by the vertebral column, ठीक है। अब ये हम आप इसको बोलते हैं चारों तरफ से, नॉर्थ के तरफ क्या है, ईस्ट के तरफ क्या है, वेस्ट के तरफ क्या है, साउथ के तरफ क्या है। तो आपसे बोला जाता है कि आपके घर की चौहद्दी क्या है, मतलब आपके ईस्ट में कौन सा घर है, वेस्ट में कौन सा घर है, नॉर्थ में कौन सा घर है, साउथ में कौन सा घर है। उसी तरह यहाँ पे आपको बताया जा रहा है कि जो थोरैसिक चेम्बर है ये डॉर्सली क्या रहेगा, वर्टिब्रल कॉलम रहेगा। वेंट्रली क्या मिलेगा आपको, इसके स्टर्नम मिलेगा। लैटरली मतलब दोनों तरफ से आपको क्या दिखा, रिब दिख रहा है, ठीक है। और नीचे की तरफ आपको क्या दिख रहा है, तो ऑन द लोअर साइड यू आर सीइंग अ डोम शेप डायफ्राम। समझ में आई बात। तो दो तरफ से आपको रिब मिल रहा है, नीचे की तरफ से आपको डोम से डायफ्राम मिल रहा है, ठीक है।
और उसके बाद आपको जो थोरेसिक चेम्बर के डॉर्सल साइड और वेंट्रल साइड में आपको वर्टिब्रल कॉलम और स्टर्नम, ठीक है। तो इस तरीके से हम लोग इसको समझते हैं, ठीक है। एक बार फिर से हम यहाँ पे बता दें, इसको बोलते हैं आपको नॉर्थ ईस्ट वेस्ट साउथ, मीन्स व्हाट आर द डायरेक्शंस, मतलब चारों तरफ आपकी क्या है इस थोरेसिक चेम्बर के। तो जब आप डॉर्सली का बात करते हैं, मतलब पीछे का हिस्सा अगर आप बात करते हो तो इट इज वर्टिब्रल कॉलम। वेंट्रल की बात कर रहे हो मतलब आगे की तरफ बात कर रहे हो तो स्टर्नम हो गया, दोनों तरफ साइड की तरफ बात कर रहे हो तो रिब्स हो गया, नीचे की तरफ बात कर रहे हो तो डायफ्राम हो गया, ठीक है। So the anatomical setup of lungs in thorax is such that any change in the volume of the thoracic cavity will be reflected in the pulmonary cavity. Pulmonary cavity का मतलब lung, ठीक है। कहने का मतलब ये बेसिक कॉन्सेप्ट है आपका जो आपको समझना है, प्रिंसिपल जिसको आप बोलते हैं मैकेनिज्म ऑफ ब्रीदिंग का, एक्चुअली यही है। अगर वन सेंटेंस में समझाना रहा कि व्हाट इज द प्रिंसिपल ऑफ ब्रीदिंग तो हम यही बोलेंगे कि एवोल्यूशनरीली जो लंग्स का जो एनाटॉमिकल सेटअप है वो इस तरीके से हुआ है, ठीक है, कि अगर मानते हैं थोरेसिक कैविटी में जो भी वॉल्यूम चेंजेस हो सकते हैं, ठीक है, वही वॉल्यूम चेंज रिफ्लेक्ट होगा आपका लंग के कैविटी, ठीक है। तो सिंपल वे में अगर आप बोलोगे तो थोरेसिक कैविटी इज इक्विवेलेंट टू पल्मोनरी कैविटी। So such an arrangement is essential for breathing as we cannot directly alter the pulmonary volume, ठीक है। कहने का मतलब हम लोग डायरेक्टली पल्मोनरी कैविटी को इम्प्रेस नहीं कर सकते, ठीक है। पहले जो चेंजेस होंगे वो थोरेसिक कैविटी में होना चाहिए, ठीक है। तो ये आप समझ, दिस इज द प्रिंसिपल बिहाइंड ब्रीदिंग। अब समझते हैं कि ये ब्रीदिंग क्या स्टेप बाय स्टेप होता क्या है। तो फर्स्ट इज ब्रीदिंग और पल्मोनरी वेंटिलेशन। वेंटिलेशन आप देखते हो घर का वेंटिलेटर लगा, आप उसको खोल देते हो, हवा आती है जाती है, ठीक है। कहने का मतलब क्या है, दिस पल्मोनरी वेंटिलेशन इज द प्रोसेस बाय व्हिच एटमॉस्फेरिक एयर इज ड्रॉन इन, बाहर से हवा लिया गया, ठीक है। और फिर क्या है, कार्बन डाइऑक्साइड रिच एल्वियोलार एयर इज रिलीज्ड आउट। तो जब गैसेस एक्सचेंज हुआ एल्वियोलार पोजीशन पे तो कार्बन डाइऑक्साइड इजेक्ट आउट होगा तो वो बाहर की तरफ रिलीज हो जाएगा। तो एटमॉस्फेरिक एयर का लेना और कार्बन डाइऑक्साइड का देना, इसको हम लोग क्या बोलते हैं, पल्मोनरी वेंटिलेशन या ब्रीथिंग। अब ये दूसरा स्टेप है। तो दूसरा स्टेप है एल्वियोलार मेम्ब्रेन के अक्रॉस में आपका डिफ्यूजन होगा इन दोनों गैसेस का, ऑक्सीजन और कार्बन डाइऑक्साइड का, ठीक है। तो डिफ्यूजन ऑफ गैसेस विल टेक प्लेस अक्रॉस द मेम्ब्रेन्स ऑफ एल्वियोलाई। तीसरा क्या है, ये जो गैसेस हैं इनका ट्रांसपोर्ट होगा ब्लड, ठीक है। उसके बाद क्या होगा, ब्लड और टिश्यूज के बीच में डिफ्यूजन होगा। सो देयर विल बी डिफ्यूजन ऑफ ऑक्सीजन एंड CO2 बिटवीन ब्लड एंड टिश्यूज, ठीक है। अब आप समझिए, हवा से आप पाए एल्वियोलार मेम्ब्रेन के पास, एल्वियोलार मेम्ब्रेन के बाद उसका ट्रांसपोर्ट हुआ ब्लड में, फिर ब्लड से टिश्यूज, ठीक है। फाइनली ऑक्सीजन विल बी यूटिलाइज्ड बाय द सेल्स फॉर कैटाबोलिक, कैटाबोलिक का मतलब ब्रेकडाउन रिएक्शन फॉर द रिलीज ऑफ एनर्जी, एंड there will be resultant release of carbon dioxide, ठीक है। this will be released out, तो ये इजेक्ट आउट हो जाएगा। तो कहने का मतलब ये 5 स्टेप हो रहा है। एटमॉस्फेरिक एयर से हवा आया, अंदर आया, ठीक है, और एल्वियोलस तक पहुंचा, ठीक है, और फिर ये CO2 वाला जो पार्ट है ये बाहर जाएगा। दूसरा हिस्सा क्या है, एल्वियोलर मेम्ब्रेन पे क्या हो रहा है, तो वहां पे ऑक्सीजन और CO2 का डिफ्यूजन हो रहा है, एक्सचेंज हो रहा है। तीसरा क्या है, ये जो गैसेस हैं ये ब्लड द्वारा ट्रांसपोर्ट किए जाएंगे, ठीक है। अब ब्लड से वो जिस टिश्यूज में जा रहा है, क्योंकि पूरा बॉडी है, ठीक है, तो ब्लड ही ट्रांसपोर्ट करेगा सब जगह, ठीक है। तो फिर ब्लड और टिश्यूज जहाँ पे भी उसको आवश्यकता है वहां पे ये डिफ्यूजन होगा इन दोनों गैसेस का। फाइनली टिश्यूज जो है ऑक्सीजन को यूटिलाइज करेंगे, हाँ, ब्रेकडाउन रिएक्शन, एनर्जी प्रोड्यूस होगा, साथ ही कार्बन डाइऑक्साइड जो रिलीज होता है वो फिर
कहने का मतलब ये रेस्पिरेशन का नट एंड सेल एक फ्लो डायग्राम जिसको आपको समझना है। अब चलते हैं मैकेनिज्म ऑफ ब्रीदिंग, कि आखिर सांस हम लेते हैं तो कैसे लेते हैं। ठीक है, तो ब्रीदिंग इन्वॉल्व टू स्टेजेस, दो हिस्सों में आप इसको समझिए। पहला, जिसको हम लोग बोलते हैं इंस्पिरेशन। ठीक है, योगा करते होंगे आप, योगा करेंगे तो आपको समझ में आएगा। ठीक है, कहने का मतलब है इंस्पिरेशन एयर इज ड्रॉन। आपने क्या किया, सांस को अंदर खींचा, मतलब हवा को आप अंदर की ओर ले रहे हैं। ठीक है, यू आर इंस्पायरिंग। ठीक है, एंड एक्सपीरेशन, एक्सपीरेशन का मतलब है एल्वियोलार एयर को आप बाहर कर रहे हो। तो दो भाग में हम इसको समझते हैं, इंस्पिरेशन एंड एक्सपीरेशन। ठीक है, द मूवमेंट ऑफ एयर into and out of the lungs is carried out by creating a pressure gradient between the lungs and the atmosphere। ठीक है, अब यहाँ पे आपका फिजिक्स आता है। अब आपको यहाँ पे ये समझना है कि जो हवा जो मूव कर रही है बाहर से अंदर की तरफ या अंदर से बाहर की तरफ, तो ये ऐसी तो पॉसिबल नहीं है। कुछ ना कुछ प्रेशर ग्रेडियंट तो होना चाहिए ना, मतलब कहीं हाई होगा कहीं लो होगा तभी तो मूवमेंट होगा। ठीक है, सो देयर मस्ट बी सम प्रेशर ग्रेडियंट बिटवीन द लंग्स एंड द एटमॉस्फेयर। ठीक है, तो फर्स्ट पॉइंट हियर इज प्रेशर ग्रेडियंट। सो क्रिएशन ऑफ प्रेशर ग्रेडियंट इज द फर्स्ट पॉइंट जो आपको समझना है। ठीक है, अब समझिए इंस्पिरेशन में क्या होता है। इन इंस्पिरेशन कैन ऑकर इफ द प्रेशर विद इन द लंग्स, दैट इज कॉल्ड इंट्रापल्मनरी प्रेशर। इंट्रापल्मनरी मतलब अंदर का प्रेशर, पल्मनरी मतलब लंग, मतलब लंग के भीतर क्या प्रेशर डेवलप हो रहा है। ठीक है, कहने का मतलब आप बाहर से हवा अंदर की तरफ तभी खींच पाइएगा जब आपका लंग का जो प्रेशर है, मतलब इंट्रापल्मनरी प्रेशर जो है वो बाहर से कम होगा। ठीक है, कहने का मतलब आपका जो प्रेशर है वो हाई प्रेशर से लो प्रेशर ऐसा होना चाहिए, ट्रैवल। ठीक है, ये लो। ठीक है, तो आप देखे थे में क्या होता था कि कॉन्सेंट्रेशन आपका जो एयर जो आ रहा है बाहर, ठीक है, और लंग्स में जो हमारा प्रेशर वो कम है। ठीक है, तो अगर ये कंडीशन फुलफिल होता है तो हम इंस्पिरेशन कर पाएंगे। ठीक है, तो हम उसको अंदर की तरफ ले सकते हैं। समझ में आई बात। इसका मतलब ये है कि जो एटमॉस्फेयर है इट इज एट पॉजिटिव प्रेशर विद रेस्पेक्ट टू लंग्स। ठीक है, क्योंकि ज्यादा है तो दिस इज पॉजिटिव प्रेशर। ठीक है, तो इसको दो तरीके से समझना, दिस इज पॉजिटिव प्रेशर विथ रेस्पेक्ट टू लंग्स। ठीक है, क्योंकि लंग्स में कम है, और उसको हम दूसरा तरीके से समझेंगे। हाँ, समझ में आ रही बात। इसको हम लोग बोलेंगे कि लंग्स हैव नेगेटिव प्रेशर विथ रेस्पेक्ट टू एटमॉस्फेरिक प्रेशर। ठीक है, तो हम दो तरीके से इसको समझ सकते हैं। एटमॉस्फेयर इज एट पॉजिटिव प्रेशर विथ रेस्पेक्ट टू लंग्स बिकॉज इट इज एट हायर प्रेशर देन लंग्स। ऑल्टरनेटिवली वी कैन say that lungs is at negative pressure with respect to atmosphere. Why? Because it is at lower pressure than the atmosphere. ठीक है, तो कहने का मतलब अगर लंग का प्रेशर कम हुआ बाहर से तो आप हवा अंदर की तरफ खींच सकते हो। इसी का जस्ट उल्टा कर देंगे एक्सपीरेशन। ठीक है, so expiration takes place when the intrapulmonary pressure is higher than the atmospheric pressure। ठीक है, तो अगर आपको एल्वियोलर एयर को बाहर रिलीज करना है, एक्सपायर करना है एयर को, कहने का मतलब मेरा लंग का प्रेशर ज्यादा होना चाहिए तब वो बाहर हवा को झेलेगा। ठीक है, तो जहां भी प्रेशर ज्यादा रहेगा उस तरफ से हवा फ्लो करेगी। एटमॉस्फेयर में ज्यादा है तो लंग की तरफ जाएगा, लंग में ज्यादा है तो एटमॉस्फेयर की तरफ जाएगा। सिंपल। द डायफ्राम and the specialized sets of muscles which are called external and internal intercostals between the ribs, the help in generation of such pressure gradient। Very important question ये पूछता है। ठीक है,
कि एक्सपिरेशन इंस्पिरेशन ब्रीदिंग प्रोसेस में वो कौन सा सेटअप है जो कि ये प्रेशर ग्रेडियंट जनरेट करता है, पॉजिटिव प्रेशर नेगेटिव प्रेशर ग्रेडियंट, ठीक है, कैसे जनरेट कर रहा है। तो एक तो आपका ये डोम शेप नीचे लोअर एज पे जो आपका लंग को होल्ड करके रखे हुए डायफ्राम, और दूसरा ये दो तरह के मसल्स हैं आपके पास, एक्सटर्नल इंटरकोस्टल मसल्स और इंटरनल इंटरकोस्टल मसल्स, ठीक है। तो ये रिब्स के पास मौजूद है, ये मौजूद, ये आपका प्रेशर ग्रेडियंट जनरेट करने में मदद करेगा, ये काफी इंपॉर्टेंट है। व्हाट हेल्प्स, तो डायफ्राम and external and internal intercostal muscles present between the ribs will help in creating such pressure gradient between the atmosphere and the lungs, ठीक है। नेक्स्ट, अब एक्चुअली में हो क्या होएगा क्या, तो इंस्पिरेशन इज इनिशिएटेड बाय द कॉन्ट्रैक्शन ऑफ द डायफ्राम, ठीक है। आप जब सांस ले रहे हैं तो एक्चुअली में अंदर में हो क्या रहा है, आप एक बार सांस लेके देखिए, ठीक है, सांस का नहीं अंदर, फिर देखिए क्या होगा, ये जो नीचे वाला हिस्सा जो है डोम शेप्ड डायफ्राम, ये कॉन्ट्रैक्ट करेगा, ठीक है। तो as a result it will increase the volume of thoracic chamber in the anterior posterior axis, ठीक है। अब इसको समझने का उतना दरकार नहीं है, एंटीरियो पोस्टीरियर एक्सिस, यहाँ पे आप समझिए कि जो थोरेसिक चेम्बर है उसका वॉल्यूम जो है आपका बढ़ रहा है, ठीक है। अब साइमल्टेनियसली क्या हो रहा है, आपका जो एक्सटर्नल इंटरकोस्टल मसल्स हैं वो कॉन्ट्रैक्ट करेंगे, ठीक है। तो कॉन्ट्रैक्ट करेंगे तो वो क्या करेगा, जो रिब है उसको उठाएगा, ठीक है, और स्टर्नम भी उठेगा। So it will cause an increase in the volume of the thoracic chamber in the dorsoventral axis। तो आप देखिए जो आपका जो वॉल्यूम है वो दोनों डायमेंशन से आप देख सकते हो, डॉर्सल और फिर एंटीरो पोस्टीरियर एक्सिस हो गया, फिर डॉर्सो वेंट्रल एक्सिस हो गया, ठीक है। तो ये कहने का मतलब है हर एक तरह से क्या हो रहा है कि आपका जो वॉल्यूम है थोरेसिक चेम्बर का वो बढ़ रहा है, ठीक है। तो कहने का मतलब है there will be an increase in the thoracic wall। अब आपको पहले ही बोला गया कि it will correspond to a increase in the pulmonary cavity also, तो pulmonary volume भी बढ़ जाएगा क्योंकि thoracic volume बढ़ गया, ठीक है। अब होगा क्या कि जब pulmonary volume बढ़ा तो it will decrease the intrapulmonary pressure, तो वॉल्यूम बढ़ेगा प्रेशर घटेगा, ठीक है। तो ये रिलेशन है आपका, हाँ, पीवी इज इक्वल टू कांस्टेंट, तो ये वॉल्यूम बढ़ेगा आपका प्रेशर क्या होगा, घटेगा, ठीक है। तो आपका जब पल्मनरी वॉल्यूम बढ़ा इसका मतलब कि लंग्स का जो प्रेशर है इंट्रा पल्मनरी प्रेशर वो घट जाएगा और वो एटमॉस्फेरिक प्रेशर से कम हो जाएगा, ठीक है। तो बाहर का प्रेशर जो है वो ज्यादा है, अंदर का प्रेशर जो है वो कम है, इसका मतलब क्या होगा, बाहर का जो हवा है दैट विल बी फोर्स इनसाइड, तो बाहर से वो अंदर की तरफ आ जाएगा। कहने का मतलब है यहाँ पे आपको समझना है जो कॉन्सेप्ट है वो ये है, वॉल्यूम इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल प्रेशर। तो मतलब इंट्रा पल्मनरी वॉल्यूम मतलब लंग्स का जो वॉल्यूम है वो आपका बढ़ रहा है, ठीक है, दोनों तरफ से डॉर्सो वेंट्रल एक्सिस पे भी, हाँ, क्योंकि रिब्स और स्टर्नम उठ रहे हैं तो वो भी स्पेस बना रहे हैं, प्लस आपका एंटीरियो पोस्टीरियर एक्सिस में जो आपके डायफ्राम का जो कॉन्ट्रैक्शन हो रहा है उसके कारण, ठीक है। तो डायफ्राम हो गया, फिर स्टर्नम हो गया, रिब्स हो गया, ये सब क्या हो रहे हैं, चारों तरफ से खुल रहे हैं, इसका मतलब कि वॉल्यूम बढ़ रहा है, वॉल्यूम बढ़ रहा है मतलब कि प्रेशर घट रहा है, प्रेशर घट रहा है मतलब लंग का प्रेशर घट गया बाहर के रेस्पेक्ट में, ठीक है। तो हवा बाहर से अंदर की तरफ आ जाएगा क्योंकि बाहर प्रेशर ज्यादा है, ठीक है। तो दिस एक्सप्लेन्स द इंस्पिरेशन। अब ये आपका फिगर 17.2 ए में दिखाया गया है, तो यहाँ पर आप देख सकते हो 17.2 ए दिस इज इंस्पिरेशन, 17.2 बी इज एक्सपिरेशन, आप यहाँ देख सकते हो ये डायफ्राम आपका कॉन्ट्रैक्ट हुआ, ठीक है, ये रिब्स एंड स्टर्नम भी रेज्ड अप हुए, देखिए ये इधर की तरफ जा रहे हैं, डायरेक्शन दिया हुआ है, ठीक है, ये इधर गया ये इधर गया तो इसका वॉल्यूम बढ़ा, तो वॉल्यूम बढ़ गया, वॉल्यूम बढ़ा मतलब प्रेशर घट गया, प्रेशर घट गया
यहाँ का प्रेशर आउटसाइड जो है वो, और ये प्रेशर इनसाइड है पी इन। तो प्रेशर आउटसाइड इज ग्रेटर देन पी इन, इसका मतलब हवा जो है बाहर से अंदर की तरफ आएगा। इसका मतलब क्या होगा, आपका इंस्पिरेशन कंप्लीट। ठीक है, अब इसी का उल्टा होना चाहिए आपका एक्सपिरेशन। सो देयर इज रिलैक्सेशन ऑफ द डायफ्राम। जो जो चीजें आई थी अपनी जगह से वापस अपने जगह पे जाना होगा उनको। ठीक है, तो ये डायफ्राम पहले कॉन्ट्रैक्ट किया था, वो क्या करेगा, वो रिलैक्स होगा। ठीक है, so diaphragm relax and the intercostal muscles returns the diaphragm and sternum to their normal position and what happens, देखिए आप यहाँ पे रिब्स और स्टर्नम अपने वापस अपने पोजीशन पे आ गए, डायफ्राम भी रिलैक्स होकर अपने पोजीशन पे वापस आ गया। तो क्या हो गया, जो वॉल्यूम है अंदर का, थोरैसिक वॉल्यूम है वो घट गया। वॉल्यूम घटा, प्रेशर बढ़ा। ठीक है, तो पी इन बिकम्स इनसाइड प्रेशर, लंग का जो प्रेशर है वो आउटसाइड प्रेशर से ज्यादा है, तो हवा बाहर की तरफ एक्सपेल्ड हो जाएगा। ठीक है, so it will reduce the thoracic volume and thereby the pulmonary volume. This leads to an increase in the intrapulmonary pressure to slightly above the atmospheric pressure, and hence there will be expulsion of air from the lungs. So this is how inspiration and expiration occurs. Concept यहाँ बहुत simple है। Apart from ये जो सिस्टम है आपका डायफ्राम का कॉन्ट्रैक्शन और रिब्स और स्टर्नम का अपने पोजीशन से ऊपर उठना, ठीक है, थोरैसिक वॉल्यूम का बढ़ना लीडिंग टू पल्मनरी वॉल्यूम बढ़ना, और फिर P इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू B, मींस वॉल्यूम बढ़ रहा है तो प्रेशर घट रहा है, प्रेशर घट रहा है तो अंदर का प्रेशर घट गया बाहर की रेस्पेक्ट में, तो हवा बाहर से अंदर की तरफ आ गई। ठीक है, तो दिस इज इंस्पिरेशन। एक्सपिरेशन में उल्टा होगा, डायफ्राम वापस रिलैक्स करेगा, अपने पोजीशन पे आएगा, रिब्स और स्टर्नम भी वापस अपने पोजीशन पे आएंगे। एज अ रिजल्ट क्या होगा, थोरैसिक वॉल्यूम घट जाएगा, मतलब पल्मनरी वॉल्यूम घट जाएगा। पल्मनरी वॉल्यूम घट जाएगा मतलब अंदर का जो प्रेशर है वो बढ़ जाएगा, प्रेशर बढ़ जाएगा और वो आउटसाइड प्रेशर से ज्यादा है, मतलब वो हवा को लंग से बाहर की ओर धकेलेगा। So this will bring about expiration. Now, next point is very important. We have the ability to increase the strength of inspiration and expiration with the help of additional muscles in the abdomen. यही आप कपालभाति और ये योगा जो करते हो, योगा टेक्निक, एक्चुअली में हम इन्हीं एडिशनल मसल्स और जो आपका डायफ्राम, रिब्स, स्टर्नम और एक्सटर्नल इंटरकोस्टल मसल्स, इंटरनल इंटरकोस्टल मसल्स, योगा के जरिए एक्चुअली इन्हीं को ट्रेन करते हैं। ठीक है, तो हम इंस्पिरेशन और एक्सपिरेशन, कोई आदमी सांस को काफी देर तक रोक सकता है। ठीक है, 2 मिनट, 4 मिनट, 5 मिनट इस टाइप से रोक सकता है, कोई आदमी 20 सेकंड भी नहीं रोक सकता है। ठीक है, तो योगा का वही है, क्योंकि आप उसको ट्रेनिंग दो, यू कैन इंक्रीज द स्ट्रेंथ ऑफ इंस्पिरेशन एज वेल एज एक्सपिरेशन। ठीक है, सो ऑन एन एवरेज अ हेल्दी ह्यूमन विल ब्रीथ 12 से 16 टाइम्स। 1 मिनट में आप गिनिए, आप 12 बार सांस लीजिएगा या 16 बार सांस लीजिएगा, तो रफली 12 से 16 होता है। ठीक है, और जो आदमी जितना कम सांस लेगा वो उतना ज्यादा जिंदा रहता है। बहुत सिंपल हाइपोथेसिस। ठीक है, जो जीव जितना कम सांस लेगा वो उतना ज्यादा जिंदा रहेगा। ठीक है, तो अगर योगा में हम लोग वही करते हैं, यौगिक टेक्निक में हम लोग यही करते हैं कि जो हमारा 12 से 14 जो भी हमारा एवरेज है ब्रीदिंग का, उसको हम लोग 8, कोई कोई 6, कोई कोई 4 तक ले जाता है। ठीक है, और आप देखिएगा कि वो लोग 100 साल 110 साल तक जिंदा रह रहा है। ठीक है, तो कहने का मतलब एक सिंपल रिलेशन है, अगर हम अपना बॉडी को ट्रेन करें, ब्रीदिंग को कम कर दें, हम ज्यादा दिन तक जिंदा रहें। और अगर हमारा ब्रीदिंग एवरेशन हो गया, मतलब इससे बढ़ गया, 18, 20, 22 हो जाता है, जैसे आप दौड़ते हो तो आप देखिए कितना हाँफते हो, तो ऑब्वियसली अगर वो रूटीन वर्क में हो गया मतलब आप हेल्दी नहीं हो। ये सिंपल एक चीज है जो हम लोग योगा से मैनिपुलेट कर सकते हैं। The volume of air involved in breathing movements can be estimated by using a spirometer, which has clinical assessment of pulmonary. ठीक है, तो कहने का मतलब है ये मेडिकल फील्ड का है इंस्ट्रूमेंट स्पायरोमीटर। तो ये जो भी वॉल्यूम
यहाँ इंस्पिरेशन और एक्सपिरेशन में होगा, उसको हम लोग एस्टिमेट कर सकते हैं, मेजर कर सकते हैं। ठीक है, और ये इम्पॉर्टेंट, उसके आधार पे हम लोग काफी क्रिटिकल डायग्नोसिस कर सकते हैं कि क्या प्रॉब्लम चल रहा है। ठीक है, जैसे कि यहाँ पर एक सिंपल वे में अगर आपको देखा जाए तो ये है आपका स्पायरोमीटर की मदद से हम लोग वॉल्यूम नापते हैं। जैसे पहला आपका टाइडल वॉल्यूम। ठीक है, सो दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट, हम यहाँ लिख दे रहे हैं। ये मैच द फॉलोइंग में लोग पूछता है, ऑल्टरनेट ईयर में क्वेश्चन जरूर आता है। ठीक है, देखिए टाइडल वॉल्यूम का मतलब है कि वॉल्यूम ऑफ एयर इंस्पायर्ड और एक्सपायर्ड ड्यूरिंग अ नॉर्मल रेस्पिरेशन। मतलब कहने का मतलब जब आप नॉर्मल ब्रीदिंग ले रहे हैं, फोर्सफुल नहीं कर रहे हैं, एकदम नॉर्मल, आसानी से आप सांस ले रहे हैं, सांस छोड़ रहे हैं, तो जो हवा अंदर जाएगा और अंदर से बाहर आएगा नॉर्मल रेस्पिरेशन, वो लगभग आधा लीटर होता है, 500 मिलीलीटर। तो दिस 500 मिलीलीटर वॉल्यूम इज कॉल्ड टाइडल वॉल्यूम। ठीक है, ठीक है। अब आपको बोला गया कि एक आदमी 1 मिनट में 12 से 16 बार सांस लेता है। कहने का मतलब उसको 12 से गुना कर दीजिएगा आप। जब 12 से गुना कीजिएगा 500 को, तो कितना हो जाएगा, 6000 ml। और अगर 16 से गुना कीजिएगा तो 8000 हो जाएगा। इसका मतलब कि हमारा जो टाइडल वॉल्यूम पर मिनट है वो 6 लीटर से 8 लीटर है। ठीक है, तो ये पर मिनट का डेटा है, पर मिनट। ठीक है, और पर ब्रीदिंग का आपका 500 है, तो टाइडल वॉल्यूम इज 500 मिलीलीटर पर ब्रीदिंग। ठीक है, पर जो भी आप इंस्पायर नॉर्मल रेस्पिरेशन जो आप बोल सकते हो, आपको वहाँ देखना होगा, अगर पर मिनट है देन यू हैव टू राइट 6। ठीक है, तो कहने का मतलब है टाइडल वॉल्यूम क्या हुआ, जब आप नॉर्मली सांस ले रहे हो, छोड़ रहे हो, तो दैट इज अप्रोक्सीमेटली 500 ml। अब आता है आपका इंस्पिरेटरी रिजर्व वॉल्यूम। कहने का मतलब अगर आप सांस को फोर्सफुली खींच रहे हैं अंदर, तो आप एडिशनल एयर को खींच सकते हो अपने अंदर। ठीक है, तो एडिशनल वॉल्यूम ऑफ एयर विच अ पर्सन कैन इंस्पायर बाय फोर्सफुल इंस्पिरेशन, ये कितना होता है, सो दिस इज अराउंड 2.5 लीटर टू 3 लीटर। ठीक है, तो 500 था, ये अब क्या हो गया, 2500 मिलीलीटर से 3000 मिलीलीटर। उसी तरह एक्सपीरेशन भी हम फोर्सफुली कर सकते हैं, दैट इज कॉल्ड एक्सपीरेटरी रिजर्व वॉल्यूम। So additional volume of air a person can expire by forceful expiration is around 1 to 1.1 लीटर। ठीक है, तो हम लेने का क्षमता हमारा ज्यादा है फोर्सफुल, छोड़ने का क्षमता कम है। फोर्सफुल एक्सपिरेशन कितना, एडिशनली हम सिर्फ 1 लीटर या 1.1 लीटर ही छोड़ सकते हैं, बट लेने का हम 2.5 से 3 लीटर तक हवा इंस्पायर कर सकते हैं फोर्सफुल। ठीक है, तो ये जो डेटा है आपको याद रखना पड़ेगा, टाइडल वॉल्यूम 500 ml, फिर IRV which is 2.5 liter to 3 liter, ERB which is 1 liter to 1.5 1 to 1.1 liter। ठीक है, उसके बाद आपका आता है रेसिजुअल वॉल्यूम। तो कहने का मतलब है जब आप फुल्ली फोर्सफुली एक्सपायर कर रहे हैं, हवा को बाहर छोड़ रहे हैं, फिर भी कुछ हवा लंग्स में बचा रह जाता है, तो उसको क्या बोलेंगे, रेसिजुअल वॉल्यूम। और ये हवा कितना बचता है, दिस इज अबाउट 1.1 टू 1.2 लीटर। मतलब आप फोर्सफुली एक्सपायर किए, फिर भी आपके लंग्स में कुछ हवा बचा रह गया, तो जो बचा रह गया हवा, द वॉल्यूम ऑफ एयर रिमेनिंग इन द लंग्स इवन आफ्टर फोर्सफुल एक्सपिरेशन इज रेफर्ड विद अराउंड 1100 ml और 1.1 लीटर टू 1.2 लीटर। तो 4 डेटा है आपके पास, मैच द फॉलोइंग में लोग आसानी से पूछ सकता है कि व्हाट इज सीबी, व्हाट इज आईआरबी, व्हाट इज वीआरबी एंड व्हाट इज आरबी। अब आती है बात कि इन जो चारों तरह के जो वॉल्यूम्स हैं हमारे पास, इनको जोड़ घटाव करके हम कैपेसिटी, पल्मरी कैपेसिटी डिटरमाइन कर सकते हैं। ठीक है, कहने का मतलब है जैसे कि आपका टाइडल वॉल्यूम आपका कितना था, 500। ठीक है, उसी तरह इंस्पिरेटरी रिजर्व वॉल्यूम हमने आपको बोला कि 2500 टू 3000। ठीक है, 3000 ml। उसके बाद हमने कहा एक्सपिरेटरी रिजर्व वॉल्यूम हमने कहा 1
1000 to 1100 ml, ठीक है। तो दीज आर द डेटा यू हैव इन टर्म्स ऑफ ml। और रेसिजुअल वॉल्यूम हमने बोला 1100 टू 1200 ml, ठीक है। तो ये चार तरह के वॉल्यूम्स आपको मिल गए। अब इनको जब हम कंबाइन करते हैं, एड अप करते हैं, तो आपको वी गेट वेरियस पल्मोनरी कैपेसिटी। और ये पल्मोनरी कैपेसिटी जो है आपका क्लिनिकल डायग्नोसिस में मदद करता है, ठीक है। दिस विल हेल्प इन अंडरस्टैंडिंग कि कौन सी बीमारी है या नहीं, ठीक है, क्लिनिकल। अब यहाँ पे देखिए आपका इंस्पिरेटरी कैपेसिटी आईसी। तो इंस्पिरेटरी कैपेसिटी का मतलब क्या है? टीवी प्लस आईआरबी, मतलब टाइडल वॉल्यूम को जोड़ दीजिए और आईआरबी को जोड़ दीजिए। तो दिस इज द टोटल वॉल्यूम ऑफ एयर जो कि एक आदमी खींच सकता है, इंस्पायर कर सकता है, अगर आप वो नॉर्मली एक्सपायर कर रहे हैं। मतलब एक नॉर्मल सांस छोड़ने के बाद एक आदमी कितना हवा खींच सकता है, उसको हम लोग इंस्पिरेटरी कैपेसिटी। तो टीवी आपका कितना था? 500 था। और आईआरबी कितना था आपका? ठीक है, तो इसको जोड़ दीजिए आप, 2500, ठीक है। 2500 और इधर आपका था 3000। इसका मतलब जो मेरा ये आईसी हो गया, ये कितना हो गया मेरा? 3 लीटर टू 3000 ml टू 3500। तो ये मेरा आई इंस्पिरेटरी कैपेसिटी, ठीक है। 3 लीटर से 3.5 लीटर जो है वो मेरा वॉल्यूम हो गया इंस्पिरेटरी कैपेसिटी। उसी तरह एक्सपिरेटरी कैपेसिटी देखिए, तो एक आदमी कितना वॉल्यूम ऑफ एयर एक्सपायर कर सकता है अगर वो नॉर्मल सांस अंदर ले रहा है। नॉर्मल इंस्पिरेशन के बाद वो कितना छोड़ सकता है। तो इसमें आपको क्या करना है, इसमें आपको टाइडल वॉल्यूम और ईआरबी जोड़ देना है। तो टीवी आपका 500 था और ये जोड़ के मेरा कितना हुआ? 1000 जोड़ेंगे तो 1500 हो गया। तो 1500 ml से 1600 ml, ठीक है। ये मेरा एक्सपिरेटरी कैपेसिटी हो गया। अब आता है फंक्शनल रेसिजुअल कैपेसिटी। ये मतलब है कि अगर आप नॉर्मल एक्सपिरेशन करते हैं फिर भी आपके लंग्स में कुछ हवा बचा रहेगा, तो वो हवा कितना है? तो दैट इज ईवी प्लस ईआरबी, ठीक है। रेसिजुअल वॉल्यूम प्लस ईआरबी, तो ये कितना हो जाएगा मेरा? तो ये हो जाएगा 2100 ml टू 2300, ठीक है। तो ये आपका एफआरसी है। ये सारा डेटा याद होना चाहिए, ठीक है। जोड़ घटाव एग्जाम में यही पूछता है और स्टूडेंट को कंफ्यूज करता है। उसके बाद आता है वाइटल कैपेसिटी। वाइटल कैपेसिटी का मतलब क्या है? आप एक्सपिरेटरी रिजर्व वॉल्यूम आप जोड़ रहे हो, टाइडल वॉल्यूम जोड़ रहे हो, आईआरबी जोड़ रहे हो, सब जोड़ रहे हो। कहने का मतलब कितना मैक्सिमम एक आदमी सांस ले सकता है अगर वो फोर्सफुली सांस छोड़ता है, तो कितना ले सकता है। कहने का मतलब दिस इज द मैक्सिमम वॉल्यूम अ पर्सन कैन ब्रीथ आउट आफ्टर अ फोर्स इंस्पिरेशन, ठीक है। तो इसको हम लोग वाइटल कैपेसिटी। ये वाइटल कैपेसिटी मेरा कितना आएगा? ईआरबी, ईआरबी मेरा कितना था? 1000, ठीक है। उसके बाद टीवी कितना है? 500, तो जोड़िए आप इसको 500। और उसके बाद आईआरबी जोड़ दीजिए 2500। तो टीवी प्लस आईआरबी प्लस ईआरबी सब जोड़ दीजिए, ये कितना हो गया मेरा? 3000, 4000। तो 4000 ml से ये कितना जाएगा मेरा? 3546, 4600। तो 4 लीटर से 4.6 लीटर जो है वो वाइटल कैपेसिटी है। उसके बाद आपका आता है टोटल लंग कैपेसिटी। टोटल लंग कैपेसिटी का मतलब होता है वाइटल कैपेसिटी प्लस रेसिजुअल वॉल्यूम। तो इसी में आप रेसिजुअल वॉल्यूम 1100 और 1200 जोड़ दीजिए। तो अगर आप 1100 जोड़ते हैं, ये कितना आ रहा है आपका? जोड़ दीजिए आप 5100 ml से 5800 ml। तो ये मेरा 5.1 लीटर से 5.8 लीटर जो है मेरा टोटल लंग की कैपेसिटी हो गई, दिस इज कॉल्ड टीएलसी, ठीक है। तो टीएलसी है क्या? बेसिकली रेसिजुअल वॉल्यूम आप जोड़ रहे हो, एक्सपिरेटरी रिजर्व वॉल्यूम जोड़ रहे हो, टाइडल वॉल्यूम जोड़ रहे हो, इंस्पिरेटरी रिजर्व वॉल्यूम, मतलब जितने भी चारों वॉल्यूम है सब आप जोड़ रहे हो। ये आपका टोटल लंग कैपेसिटी, ठीक है। ये काफी इंपॉर्टेंट है, ठीक है। तो
ये जो आपके पास 5 कैपेसिटीज हो गए और 4 वॉल्यूम्स हो गए, पल्मरी वॉल्यूम, ये काफ़ी इम्पोर्टेंट है और एग्जाम में ये है, तो आपको ये बेसिकली याद रखना पड़ेगा। ठीक है, ये क्या है और कैसे, समझ में आई बात? चलो, तो आज ये इतना ही है, तो आप पढ़ लीजिए।